रॉजर ने जिस वक्त पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था तो उनके सामने जो उनका मकसद था वो था इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सुधारना। क्योंकि रॉजर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से पता चल गया था कि एक पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करता है तो कई बार जो जिम्मेदार इंसान होता है, जो मुजरिम होता है, वो उसमें से बच जाता है। अब इसके लिए रॉजर साहब के ज़िंदगी के कुछ पिछले पन्नों को आपको पलटना होगा। अब ये बर्लिंगटन में तब नहीं रहा करते थे, अब तो खैर पुलिस ऑफिसर की तरह से ये बर्लिंगटन में काम कर रहे, पर पहले कहीं ये और रहा करते थे। एक छोटा सा टाउन था वहाँ पर। उसी टाउन में इनके अंकल भी थे जो कि पुलिस ऑफिसर थे, और वहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी, बच्चों को वो अकेले ही पाल रही थी। अब जहाँ वो रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 5-7 लोगों की एक कॉलोनी थी जिनका घर था। उसके फैमिली फ्रेंड थे, यहाँ अपना कुछ बिजनेस भी कर लिया करती और बाद में जाके उन लोगों से मिलती वीकेंड पर अपने बच्चों को लेकर। तो ऐसे एक वीकेंड पर वहाँ पर वो गई थी, उन लोगों के साथ मिली, कुछ उन्होंने पार्टी वार्टी की। उससे कहा भी कि आप रात में रुक जाइए, रात काफ़ी होगी, इतनी रात में आप ठहरती क्यों, जाती क्यों है घर पर वापस। उसने कहा कि नहीं भाई, कल तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन दोनों आने जा रहे हैं, फिर अगर मैं घर पे नहीं रहूँगी पैसे चार्ज करेंगे, काम भी वैसे ही रह जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, बच्चे कल आपके घर पहुंच जाएंगे, इतनी रात में सोते हुए बच्चों को उठा कर जाना ठीक नहीं है। उस बात को वो मान गई, वो वहाँ से चली गई। बच्चे एक किसी शख्स के घर में बेसमेंट में सो रहे थे। अब वो जो 5-6 घर थे उनमें से एक घर जो था उसका मालिक एग्जोटिक एनिमल्स पालने का शौकीन था। अब ये एग्जोटिक एनिमल क्या होते हैं? देखिए, जानवर 2 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल पेट्स जैसे कुत्ता बिल्ली, ये पेट्स, इनके लिए परमिशन है। एग्जोटिक एनिमल्स शेर, पैंथर, बंदर, फॉक्स, वुल्व्स, इनको आप नहीं पाल सकते। गवर्नमेंट की परमिशन इसके लिए नहीं होती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक साहब ने कुछ अपने मंकी यानी कि बंदर को पाला था जिसका नाम डार्विन था। उनके कार में वो उसको बैठाकर ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले गए थे, लेकिन हमारे डार्विन साहब ने जब मालिक को आते देखा ग्रोसरी स्टोर के बाहर बैग वगैरह पकड़कर, तो डार्विन साहब कूद कर उस कार की खुली हुई खिड़की से बाहर आ गए मालिक की मदद करने के लिए। लोगों ने बंदर को देखा, शोर मचाया, फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने डार्विन साहब को गिरफ्तार किया, काफ़ी लंबा मामला चला, मालिक को कुछ फाइन हुआ, और फिर डार्विन साहब को उसके बाद में जू में भेज दिया गया। अब डार्विन साहब वहाँ पे बड़े आराम से रहते, उनकी अपनी फैमिली भी है, लेकिन उस वक्त की कुछ वक्त की तो परेशानी उसको हुई ही कि भाई मालिक के साथ रहता था, फिर वहाँ गया और ये सारा कुछ उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कहा तो ये भी गया था कि उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसका मालिक उसको नहलाता था, साफ़ करता था, डार्विन उसकी याद करता रहता था। वो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था। बहरहाल अब लॉ तो लॉ होता है, तो इस तरह का लॉ तो है। खैर, यहाँ पे बात हो रही है एग्जोटिक एनिमल की। तो उनमें से एक साहब जो थे वो एग्जोटिक एनिमल को पालने के शौकीन थे। उनके पास में एक पाइथन था, यानी कि अजगर। अब बच्चे सो रहे थे बेसमेंट में, वो पाइथन को किसी और बेसमेंट में बंद करके रखा गया था, लेकिन वहाँ से वो एक होल में से, एक छेद में से निकलकर बाहर आ गया, और इस बेसमेंट के अंदर किसी तरह से जो वेंटिलेशन होता है वहाँ से वो अंदर भी आ गया। पहले एक बच्चे को जकड़ के मारा, फिर दूसरे को मारा। सुबह जब बच्चे नहीं जागे और ढूंढने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ तो पाइथन है, बच्चे मर चुके हैं। मामला पुलिस में दर्ज हुआ, पाइथन को पकड़ के रखा गया, मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब ये सारे केस की जो तफ्तीश थी वो रॉजर के अंकल ही कर रहे थे। उन्होंने पता नहीं कैसे रिपोर्ट बनाई, लेकिन जब जूरी बैठी इस मामले को डिस्कस करने के लिए, जूरी जो 12 लोग होते हैं जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं, तो उनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया। उसमें से एक ने तो ये कह के रिज़ाइन कर दिया कि इसमें इंसाफ नहीं होगा, और बात सही साबित हुई। हुआ ये कि मालिक को मामूली सा जुर्माना करके छोड़ दिया गया। कहा गया कि उसने जानबूझ के तो नहीं मारा है, वो पाइथन निकल गया था वहाँ से, उसके लिए जो लीगली फ़ाइन कर सकते हैं बुक्स के हिसाब से वो फ़ाइन किया जाएगा, और इस मौत के लिए जिम्मेदार वो पाइथन है। रॉजर तब भी इस बात को मानते थे कि पाइथन ने वही किया जो उसका नेचर है, जो उसकी आदत है। भाई एक बर्ड है, उड़ता है, वो उसकी आदत है, उसका नेचर है, उसको कैसे छोड़ेगा वो। वैसे पाइथन है, जब वो किसी चीज़ को देखता है जकड़ता है। मारना उसका इंटेंशन शायद नहीं भी रहता होगा, आदतन उसने उस काम को कर लिया था, लेकिन उस बात को नहीं माना गया। जहाँ मालिक को छोड़ दिया गया वहीं पाइथन को एक जहरीला इंजेक्शन देके मार दिया गया।
अब कुछ तो यों था कि रॉजर इस बात को यों समझते थे कि उनके अंकल ने तफ्तीश ठीक तरह से नहीं की है। दूसरा, उनका ये भी सोचना था कि उस पाइथन के मालिक को इसकी सज़ा होनी चाहिए थी, जिसमें 2 बच्चों की जान गई है। और साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा कि पाइथन की जान तो बेकार ही गई, क्योंकि अगर वो कहीं और भी होता तो वो यही काम करता, उसको वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उसको तो किसी म्यूजियम में रखाया था, पर उसको बेकार ही मार दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के वजह से। भाई बहुत सारे लोग वहाँ पर इस बात के खिलाफ थे कि बच्चों की मौत हुई तो उसकी सज़ा किसी ना किसी को तो मिलनी चाहिए, तो वो सज़ा पाइथन को दे दी गई थी। खैर, वो कुल मिला के उनके दिमाग में इस तरह की बातें आ गई, तो उन्होंने आगे चलकर धीरे धीरे करके फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना शुरू किया। अब यहाँ पर इनको मिले पुलिस ट्रेनर साइमन। साइमन साहब भी पुलिस ट्रेनिंग या ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उनकी कहानी में भी कुछ ट्विस्ट था। वो किसी लड़की को चाहते थे, लड़की उनसे शादी भी करना चाहती थी। फिर साइमन साहब लोगों को ट्रेनिंग देने लगे। एक बार ट्रेनिंग देते देते कुछ ऐसे हुआ, किसी ऊंचाई से वो लुढ़क गए, नीचे नीचे गिरे, उनके चेहरे पे काफ़ी चोटें आई, निशान आया, सर्जरी की, ठीक ठाक किया गया, लेकिन उनके चेहरे पे निशान काफ़ी सारे रह गए। अब तक के जो कि साइमन साहब काफ़ी हैंडसम लगा करते थे, वही साइमन साहब अब शक्ल से डरावने तो नहीं, लेकिन अब खूबसूरत नहीं लगते थे, प्यार करने की चीज़ नहीं लगते थे। तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। साइमन साहब के दिमाग पर उसका बड़ा असर रहा और वो एक ट्रेनर से फिलोसोफर बन गए। तो अब उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके अपने जो भी स्टूडेंट हुआ करते उनको बहुत सारी बातें बताते, उसमें से ये सारी बातें बताते। तो जब रॉजर ने उनको ज्वाइन किया तो रॉजर से उनको एक तरह से लगाव हो गया, क्योंकि रॉजर बड़े सीधे साधे और बड़े अच्छे इंसान थे। तो रॉजर से उन्होंने कहा कि देखो, ट्रेनिंग में एक बात का ख्याल रखो, कानून से कभी भी प्यार मत करो, क्योंकि कानून इंसाफ नहीं कर सकता है, तुमको प्यार इंसाफ से होना चाहिए कि इंसाफ हो। उन्होंने भी पाइथन वाला केस समझा के बताया कि जो तुम्हारे दिमाग में ताज़ा है उसमें देखो, कानून को माना गया था, सारी बातें कानून के हिसाब से की गई थी, इंसाफ तो तब भी नहीं हुआ था। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा साइमन ने कि देखिए, जब आप इस तरह के कोई केसेस वगैरह लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो आपको लोगों से डिटैच रखना पड़ता है, अपने आप को अलग रखना पड़ता है। इसकी वजह होती है कि कई बार इस तरह की अपील हमारे सामने में आ जाती है, कुछ लोगों के चेहरे से, कुछ उनकी उम्र से, खास करके लड़कियों के मामले में, बच्चों के मामले में हम थोड़े नर्म पड़ जाते हैं, तो फिर वो उस तरह का इंसाफ नहीं हो सकता है, तो वो नहीं करना चाहिए, उसका ख्याल रखो। खैर, रॉजर ने सारी बात को सुन लिया। अब वो बर्लिंगटन आ गए। साइमन की पोस्टिंग भी वहीं थी, बर्लिंगटन में उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने उसको विलियम से मिलवाया। विलियम कुछ 35 ईयर्स के थे, और कुछ वो जब 20 साल के थे तभी उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। बाद में उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ, उनका मेडिकल चेकअप हुआ, कहा गया कि भाई जॉब पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये तो अब इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको पेंशन के साथ में एक रिटायरमेंट दे दी गई, उनको कोई छोटा मोटा दूसरा काम दे दिया गया पुलिस से बाहर कहीं और, जहाँ वो ऐसे उस काम को वैसे ही कर लेते। लेकिन फिर भी उनका पुलिस फोर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो जब भी कभी उनको बुलाया जाता तो आ जाते, थोड़ी बहुत मदद कर देते। तो उस तरह से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा साइमन ने कि विलियम से तुम मदद ले सकते हो, अगर कहीं तुम मुश्किल में फंस जाओ तो ये बड़ा अच्छा एडवाइज़र है, तुम्हें सलाह देगा, हालांकि पुलिस में नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता है। उन्हीं साइमन ने आगे चलकर रॉजर को मार्लिन से मिलाया। अब साइमन ने खुद तो शादी नहीं की थी, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड तो उनको चेहरे के वजह से छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने रॉजर से कहा कि देखो रॉजर, अभी तुम यंग हो, तुम्हारी उम्र है, शादी कर लो, क्योंकि पुलिस के काम कुछ ऐसे होते हैं कि तुम फंसते चले जाओगे, और फंसते जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मार्लिन है, बड़ी अच्छी लड़की है, थोड़ी खामोश रहती है, संजीदा किस्म की, लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा वाइफ मटेरियल है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि देखो, अब तुमको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि जैसे सब लड़कियाँ होती है वैसे ये भी है। अब इसकी उम्र को तकरीबन कुछ 25 साल की होने को आई है, लेकिन जैसे कनाडा में आमतौर पे होता है, लड़कियां जब 14-15 साल की हो जाती है तो फिर उनके कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह बन जाते हैं, वो किसी को पसंद भी करने लगती हैं। तो ऐसे कुछ इसके साथ भी हुआ था, ये किसी को पसंद करती थी, लेकिन फिर उससे इसकी शादी हो नहीं पाई। और अब ऐसा होता है कि जब आप प्यार मोहब्बत के इस चक्कर में पड़ जाते हो तो आप इस बात को समझ नहीं पाते। देखो भाई, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो अनइक्वल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक कुछ ज़्यादा प्यार करता है, एक कुछ कम प्यार करता है। जो ज़्यादा प्यार करने वाला होता है हमेशा वो नुकसान में रहता है, क्योंकि कम प्यार करने वाला उसका फ़ायदा उठाता है। तुमने कई बार इसको देखा होगा, तो बच्चों के बारे में तुम देख सकते हो। अभी छोटे बच्चों को एक चॉकलेट दे दो
क्या वापस करेगा? तुमसे मांगोगे तो नहीं देगा। तुम्ही ने दिया था, तुम्ही को वापस नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता है, तो वो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करेगा। अब खैर वो साइमन साहब के समझाने की अपनी एक थ्योरी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कुछ मार्लिन के साथ हुआ था, लेकिन कैरेक्टर से बड़ी अच्छी लड़की है, और अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इससे तुम्हारी बातचीत करवा कर ये शादी करवा देता हूँ। अब मार्लिन का भी कोई नहीं था। रॉजर के एक अंकल थे जो कहीं वहाँ थे, पुलिस ऑफिसर, जो बहुत दूर पीछे छूट गए थे। अब साइमन को एक तरह से अपना गार्जियन मानते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको अरेंज करवा लीजिए, बात हो जाएगी। उन्होंने बातचीत की, मार्लिन से शादी करवा दी। लेकिन साइमन ने साथ साथ उनसे ये भी कह दिया कि देखो रॉजर, एक बात का ख्याल रखो कि ऐसे मामलों में जब तुम गड्ढे खोदने की कोशिश करते हो, धूल उड़ती है, और जब धूल उड़ती है तो उसमें से और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ हाथ ही गंदे होते हैं। अब ये लड़की पास्ट में इसका क्या था उस बात को भूल जाओ, प्रेजेंट में तुम्हारे साथ है। जैसे जैसे तुम इसके साथ में रहोगे वैसे धीरे धीरे इसकी क्वालिटीज़ का पता चलता जाएगा। और वैसे ही हुआ कि रॉजर शुरू में मार्लिन को, अब वो खूबसूरत थी तो जाहिर सी बात है, खूबसूरती तो सभी चाहते हैं, तो उसी वजह से शादी की थी। मगर धीरे धीरे करके उसकी और भी क्वालिटीज़ उनके सामने में आने लगी, और फिर वो इस बात को जान गए कि मार्लिन एक अच्छी लड़की है और एक अच्छी वाइफ का मटेरियल है। पहले पहले कभी किसी को प्यार करती होगी, भाई सभी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उस पास्ट को तो अभी लाना सामने में गलती है। और बहुत जल्दी उनको पता चल गया कि ये शख्स कौन हो सकता है जो कि मार्लिन के ज़िंदगी में था। दरअसल मार्लिन एक आर्टिस्ट की तरह से काम किया करती थी, स्केचेस बनाती थी, कोई बहुत अच्छे नहीं बनाती मगर बना लिया करती थी। उसी शहर में पॉल्टन नाम के एक आर्टिस्ट रहा करते थे। मार्लिन उन्हीं के पास में सीखने के लिए जाती थी और वो मार्लिन को बड़ी अच्छी तरह से सिखाते थे। लेकिन उनका कहना था कि एक स्पेसिफिक टाइम में आना है और उस टाइम में सीख कर वापस जाना है। हफ्ते में कुछ 1 या 2 दिन में मार्लिन को बुलाते। अब पॉल्टन के बारे में जो रॉजर को पता चला था कुछ वो ये कि पॉल्टन बचपन से ही एक गिफ्टेड चाइल्ड थे, एक नॉर्मल चाइल्ड थे, एबनॉर्मल थे। स्कूल में बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल होते रहे और हमेशा आर्ट्स वो बनाते रहे तरह तरह के। बाद में उनको स्कूल से निकाल भी दिया गया। उनके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कुछ वो पढ़ लें, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए। वो हमेशा अपने आर्ट बनाने में ही लगे हुए रहे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी सनक बढ़ती चली गई। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते, हफ्तों उसके अंदर में रहते, और जब वो बाहर निकलते तो एक पेंटिंग बनाकर निकलते। एक बार पेरेंट्स ने कुछ झांकने की, देखने की कोशिश की तो पता चला कि पॉल्टन साहब अपने पूरे कपड़े निकाल कर पेंटिंग बना रहे हैं। उनको उसी तरह का एक तरीका था उनका करने का। साथ साथ वो ये भी कहा करते थे कि ये जो पेंटिंग वो बनाते हैं उस वक्त में उनका दुनिया से ताल्लुक़ छूट जाता है। उनको कुछ हेवन से, ऊपर वाले से कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि जिसके बेस पर वो पेंटिंग को बनाते हैं। अगर उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो पेंटिंग कभी भी नहीं बन पाएगी, इसलिए उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको उनका काम करने दिया जाए। और ऐसा हो चुका था कि एक बार ऐसी कोई वो पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन किसी वजह से पेरेंट्स को दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उनका जो कंसंट्रेशन था, फोकस था, वो टूट गया। वो पेंटिंग फिर कभी पूरी बन नहीं पाई। खैर बाद में उनके पेरेंट्स की मौत हो गई, ये अपनी ज़िंदगी को जीने लगे। और उसी वक्त में मार्लिन जो थी वो इनके ज़िंदगी में आई, इनसे मिलने लगी, आर्ट वगैरह सीखने लगी। खैर इनकी तरह सनकी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ली थी, लेकिन उनसे वो आर्ट्स वगैरह वो सीखा करती थी। शायद अब अभी तो उनका कयास था रॉजर का कि शायद ऐसे कुछ हुआ होगा, कि शायद ऐसे हुआ होगा कि मार्लिन से वो शादी भी करना चाहते होंगे। लेकिन उसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ। वो ये कि एक दिन पॉल्टन ऐसे ही अपने कार को ड्राइव करते हुए आ रहे थे। रास्ते में उनको एक बर्ड यानी कि पक्षी दिखाई पड़ा। अब उसको देखने में लग गए। ये पहली बार नहीं था, इस तरह की हरकतें पहले भी हो चुकी थी। एक किसी इवेंट में पॉल्टन गए थे, वहाँ पर खाना सर्व हो रहा था, तो कुछ एक चिकन वगैरह इनके सामने में सर्व हुआ। ये चिकन खाने लगे। चिकन की बोन जो थी वो इनके हाथ में थी। अब वो खाना छोड़कर उस बोन को देखे जा रहे हैं। काफ़ी वक्त निकल गया, लोगों का खाना हो गया, इनके सामने खाना रखा, ये उस बोन को ही देखे जा रहे हैं। अब इनकी जो मशहूरी थी इस तरह की कि भाई इस तरह से ये ट्रांस में चले जाते हैं, फोकस करने लगते हैं और फिर बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। लोग वहाँ से हट गए, अपने अपने रास्ते चले गए। ये वहाँ बैठे रहे 5-7 घंटा। उसके बाद में वहाँ से उठ के सीधा वो अपने घर गए। जिसके घर में पार्टी थी ना उससे मिले, ना किसी और से मिले। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फिर एक बड़ी अच्छी पेंटिंग उन्होंने उस बोन के बेस पर बनाई। तो इस तरह से ट्रांस में जाने की उनको आदत थी। तब वो बर्ड को देखने में लग गए, भूल गए कि मैं कार चला रहा हूँ।
कार किसी पोल से जाके टकराई। तो पुलिस ने उनको बाद में फिर समझाया कि देखिए आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपकी वजह से शहर का नाम काफ़ी है, आपके अगेंस्ट हम कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन शहर में आप अकेले नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं, भाई यही हरकत रही तो कोई दिन कोई मारा जाएगा, ये क्यों करते हो। तो उसके दो आउटकम्स निकले। पहला आउटकम तो ये निकला कि पॉल्टन ने अपने आप को उस शहर से थोड़ा बाहर शिफ्ट कर लिया। अब वो आउटस्कर्ट्स पे रहने लगे, एक अलग जगह पर, कि जहाँ पर उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, कि लोगों से उनका ज़्यादा आमना सामना ना हो। इससे उनको एक तो ये था कि जो वो आइसोलेशन चाहते थे, एक खामोशी चाहते थे, वो उनको मिल गई, जिससे कि वो अपने आर्ट के ऊपर में फोकस कर सकें। और दूसरा कुछ ये भी हुआ कि अब लोगों की जान को ख़तरा नहीं, भाई आप वहाँ पे बैठे हो, आप चाहे पेंटिंग बनाओ, चाहे शहर के बाहर में ड्राइव ही कर लो, जो भी होगा वो आप ही के साथ होगा, दूसरों के साथ नहीं होगा। और शायद यही वजह थी कि वो एक्सीडेंट भी एक तो उनके हाथों से हुआ था, और इस तरह से वो ट्रांस में जाते थे, अपने कपड़े निकाल के ड्राइंग बना रहे हैं। भाई ऐसा तो कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं होता, ऐसा आदमी शादी कैसे कर सकता है। और रॉजर ने यह भी सोचा कि वाकई वो मार्लिन को इतना चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब भी वो मार्लिन की मदद करते हैं। अब रॉजर को पॉल्टन पे इतना भरोसा क्यों था, मार्लिन पे भरोसा था, ये बात तो समझ में आती है। उनकी वाइफ थी, उनके साथ वक्त बिताया था, उसकी अच्छी बुरी बातों को वो जानते थे, तो वो ये समझ गए थे कि मार्लिन कैरेक्टर की बुरी तो नहीं है, आर्ट से प्यार करती है, इसलिए उसके पास सीखने को जाती है, भले ही कभी उसको पसंद करती रही होगी। लेकिन पॉल्टन का क्या, उस पर इनको भरोसा क्यों था, तो इसकी भी एक वजह थी। एक बार कुछ ऐसे हुआ था कि किडनैपिंग हुई थी एक बच्चे की, मामला हल नहीं हो पा रहा था। रॉजर ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, 2 दिन निकल गए, बच्चे का पता नहीं चला। रॉजर काफ़ी परेशान थे, तो ऐसे में उनकी मुलाकात पॉल्टन से हुई। तो पॉल्टन को उन्होंने बताया कि बातों बातों में बता दिया कि अब वो मार्लिन से तो उसकी पहचान थी ही पॉल्टन की, तो मुलाकात तो उनकी वैसे भी होती। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि भाई 2 दिन पहले एक स्कूल के अंदर से एक बच्चे की किडनैपिंग हुई। दरअसल ऐसे हुआ था कि बच्चा स्कूल में था, स्कूल छूटा नहीं था, बच्चे को बाहर बुलाया गया, कोई जान पहचान वाला ही होगा, बच्चा उससे मिलने को आया और बच्चे को एब्डक्ट कर लिया गया, वो किडनैप हो गया है। तो उस पर पॉल्टन ने कहा कि देखिए बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन आप जो डेट बता रहे हैं उस डेट में अपनी कार को पार्क करके मैं उसी रोड पर उसी स्कूल के सामने में बैठा था, और मैं 5 घंटा बैठा हुआ था उस स्कूल की तरफ देखता हुआ। उसकी वजह ये थी कि मैं वो एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें कुछ वो स्कूल का जिक्र वगैरह था, उसको मैं कुछ अलग एंगल से बनाना चाहता था, तो वहाँ बैठ के मैं उसमें रियलिटी लाने की कोशिश कर रहा था। अब जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उसको मैंने देखा भी होगा तो वो बात मुझे याद नहीं, क्योंकि बच्चे को देखने तो मैं बैठा नहीं था, मैं तो स्कूल को देखने बैठा हुआ था, और उसके पीछे का जो सेटिंग वगैरह था वो देख रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक और ख़ासियत है, अब लोग मुझे पहले ही पागल कहते हैं, तो मैं जानबूझ के बात किसी को नहीं बताता। मगर चूँकि आप मार्लिन के हस्बैंड है, मुझसे हमेशा मिलते रहते हैं, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप ये बात किसी और को ना बताएं, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसको रॉजर ने प्रॉमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मेरा दिमाग एबनॉर्मल है, बचपन से है, ये मैं जानता हूँ, ये पीछे में वापस चला जाता है और पुरानी बातों को एक फ्लैशबैक की तरह से याद कर सकता है। जिनको मैंने देखा तो होगा मगर नोटिस नहीं किया होगा, वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने में धीरे धीरे करके आने लगती है। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ये याद कर सकता हूं कि वो बच्चा कब आया होगा और उसको किससे वो मिला होगा, तो आप उस बेस पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब रॉजर ने सोचा कि ये तो थोड़ा सनकी आदमी है, इस तरह की बातें करता है, चलो ठीक है भाई करने दो, अब कोई क्ल्यू पास में नहीं है, कर ले तो क्या बुराई है। उन्होंने कहा ठीक है आप कोशिश कीजिए, अपना स्केच ले आइए, मैं देखता हूँ। उन्होंने कुछ 2 दिन का वक्त लगाया, एक स्केच बनाया, स्केच ला कर दिया, और वो स्केच देखते से ही रॉजर समझ गए कि इसके पीछे में मुड्रोच है। अब देखिए किस्सा कुछ यूँ था कि मुड्रोच और मैथीसन दोनों सौतेले भाई थे। जो प्रॉपर्टी डिवीज़न हुआ था उसमें मैथीसन को बहुत ज़्यादा मिला था, हालांकि मुड्रोच को भी काफ़ी पैसा मिला था, लेकिन भाई से वो जलन रखता था। मुड्रोच वैसे थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप आदमी भी था, बदमाश का टाइप का भी आदमी था। तो मुड्रोच ने ही, क्योंकि वो स्केच में बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा था कि मुड्रोच ने ही मैथीसन के बेटे को किडनैप किया था। हालांकि पूछताछ में मुड्रोच के पास भी गए थे, लेकिन कैसे वो भरोसा कर लेगी भाई उसका अंकल है, अपने भतीजे को किडनैप करेगा। उसने उसको किडनैप करके रखा हुआ था। खैर वो पुलिस ने वहाँ रेड की, मुड्रोच के वहाँ बच्चा पाया गया, मुड्रोच के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया, वो केस अब भी चल रहा था। यहाँ से मुड्रोच और रॉजर की दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि मुड्रोच का सोचना यह था कि अगर रॉजर इस तरह से दखल नहीं देते तो बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, उनका अपना भतीजा था।
दो चार दिन और रख के भाई के पास वापस करते, उसे अपनी शर्तें मनवा लेते। वो हुआ नहीं। अब मुड्रोच ये सोचने में पड़ गए कि भाई वहाँ तो सड़क सुनसान थी, किसी ने देखा नहीं था, ये हुआ कैसे। और कहीं से उनको ये खबर लग गई कि रॉजर का मिलना उस आर्टिस्ट पॉल्टन से है, और पॉल्टन ने शायद उनकी मदद की है। पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की बातें बता ही देते हैं। मुड्रोच ने, जो जर्नलिस्ट थे, जो करप्ट जर्नलिस्ट थे, अच्छे जर्नलिस्ट तो खैर ऐसा नहीं करेंगे, करप्ट जर्नलिस्ट थे, उनको कुछ पैसे वैसे दे के, रिश्वत वगैरह दे के इस मसाले को काफ़ी उछाला कि एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर इस तरह से केसेस को सॉल्व करता है। अब देखिए, दुनिया जो है वो इसी तरह से चलती है। लोग ऊपर से चाहे जितने भी शरीफ बनते हों, लेकिन ऐसे मसालेदार खबरों को लोग ज़्यादातर पढ़ना पसंद करते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, फिलोसोफर ने, कि अगर एक कमरे में 40-50 लोग बैठे हों और आपकी उनकी शराफत जांचनी हो, तो ऐसा मसालेदार कोई खबर उछाल दीजिए, आपको लोगों के कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि वो किस तरह से उस पर कॉमेंट करते हैं। तो बस वही बात थी। उस शहर में 90% लोग, तो उस शहर में क्या, हर जगह ही 90% लोग इसी तरह के होते हैं कि वो मिर्च मसाले की खबरों को, बेकार की बातों को उछालते रहते। तो बस वो बात वहाँ पर भी हुई। उससे रॉजर को काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने मुड्रोच को थोड़ा धमकाया, थोड़ा समझाया, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। वो जो होना था वो हो ही गया। बहरहाल इस बात का पॉल्टन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में जब भी रॉजर उनसे मिले, पॉल्टन ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस तरह से हंगामा हुआ, या रॉजर की वजह से उनकी बदनामी हुई है, या बेकारी मुड्रोच से दुश्मनी हो गई, या मार्लिन के लिए परेशानी हो गई। ये सारी कोई बात उन्होंने नहीं की, चुप रहे। अब रॉजर ने जितनी अपनी पुलिस ट्रेनिंग ली थी साइमन से, उसमें उन्होंने ये भी सुन लिया था कि एक सच्चा प्यार करने वाला ऐसा ही होता है। जिससे प्यार करता है उसका नाम अपने होठों पर कभी गलत तरह से नहीं लाता है। तो इस बात को जान गए थे कि ये बड़े अच्छे शख्स हैं, और मार्लिन अगर इनसे मिलती भी है आर्ट्स के लिए तो वो हर तरह से सेफ है। तो उन्होंने उस तरह की जो पुलिस की जो बकवास थी जर्नलिस्ट की वगैरह वगैरह, उस पर उन्होंने कोई ख्याल नहीं दिया। ऐसे में एक दिन मार्लिन का बर्थडे आया, तो उसको रॉजर ने घर पे, वो चाहते थे कि पार्टी हो जाए, लेकिन मार्लिन ने मना कर दिया, घर पे सेलिब्रेट किया। तो रॉजर ने उनसे पूछा कि मार्लिन से कि भाई मार्लिन, तुम मांगो गिफ्ट में, क्या मांगती हो। तो मार्लिन ने कहा कि पहली बात तो है कि आप शराब को मत पिया कीजिए। आप जब भी शराब पीते हैं आपके होश आवाज़ गायब हो जाते हैं, आपको शराब सूट नहीं करती है, आपको पीने की आदत भी नहीं है, लेकिन सभी पीते हैं, आप भी सेलिब्रेट करते हो। मेरे बर्थडे में भी आप सेलिब्रेट करने के लिए शराब ले आए हो। इसके पहले मैंने 2-4 बार आपको देखा है, इवन हमारे शादी के दिन भी जब तुमने शराब पी थी तो पीकर तुम सारा वक्त सोते ही रहे थे। तो ये इस तरह की शराब मत पियो, होश अगर तुम्हारा बिगड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी, तो शराब से दूर रहो, ये मैं तुमसे प्रॉमिस चाहती हूँ। तो रॉजर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसने कहा कि और क्या है। तो उसने कहा दूसरी बात यह है कि मैं आपसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उसको तसल्ली के साथ सुने। तो रॉजर ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मार्लिन, तुम मेरी वाइफ हो, हम इतने वक्त से साथ साथ रह रहे हैं, अब ये पुरानी बातें यहाँ क्यों, जो हो गया वो हो गया, उन बातों को भूल जाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, और मैं तुमको अपनी एक अच्छी वाइफ की तरफ से चाहता हूँ, तो बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ऐसी बात का जिक्र करके किसको क्या मिल जाएगा। खैर मार्लिन ने उनकी इस बात को मान लिया। रॉजर ने कह दिया कि इसके बाद में इस बात का डिस्कशन कभी नहीं होना चाहिए। खैर अब कुछ दिन और निकले। एक दिन ऐसे हुआ कि रॉजर को एक किसी शॉप में तलाशी लेनी पड़ी। उनके पास में ये टिप मिली थी कि ये शॉपकीपर जो है ये कुछ इलीगल चीज़ों को भी बेचता है। वहीं पे उनको एक पॉइजन की बोतल मिली। अब वो ठंडी का पीरियड चल रहा था, ये अपना ओवरकोट पहने थे, क्योंकि वो ऐसे जब काम में जाते कई बार तो वो पुलिस यूनिफॉर्म में, तो कई बार वो नहीं भी होते थे। तो खैर उन्होंने ऐसे ही एक ऑफ ड्रेस में पहन रखा था, वहाँ वो गए थे। तो उन्होंने वहाँ से वो बोतल को सीज किया। शॉपकीपर उसका रिसिप्ट दिया, बोतल को ओवरकोट की जेब में डाला, और तब उनको याद आया कि मार्लिन ने कहा था कि न्यू ईयर की आज सेलिब्रेशन है, वहाँ वक्त पे पहुँचना है। इसके पहले भी 2-4 बार वो इस चक्कर में लेट हो चुके थे। अब मुश्किल ये थी कि उस बॉटल को, जिसको उन्होंने सीज किया था, जो काफ़ी छोटी सी थी, उनके जेब में रखी हुई थी ओवरकोट के, उनको उसको लेके जाना था हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर वहाँ से काफ़ी दूरी पर था, शहर के दूसरे हिस्से में। और शायद अगर वहाँ वो जाते तो उनको जाने में कुछ 2-3 घंटे लग जाते, लौटने में उतना ही वक्त लग जाता, खास करके इस ट्रैफिक में। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक बार इवेंट में चले जाते हैं। वो इवेंट में गए। अब वहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था, सारे ही लोग थे, मार्लिन थी, पॉल्टन थे, साइमन भी वहाँ बैठे थे, विलियम भी वहीं थे।
और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि मुड्रोज साहब भी वहाँ चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर वो केस चल रहा था, और मुड्रोज के भाई मैथिसन भी वहाँ पर आए हुए थे। मामला थोड़ा सा गड़बड़ी वाला था, लेकिन अब समझदार लोग थे तो जानते थे कि एक दूसरे से दूरी कैसे बनाई रखी जाती है, तो लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। खैर वो इवेंट काफ़ी अरसे तक के चलता रहा। तो मार्लिन ने कहा कि भाई काफ़ी रात हो गई है, तो मुझे घर जाना होगा। तो रॉजर ने कहा कि तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ। मार्लिन ने कहा घर कितना दूरी पर है, मैं वैसे ही चली जाऊँगी, और अब तो यहाँ तो तुम लोग कुछ जुआ वुआ भी खेल रहे हो, कार्ड्स गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो, न्यू ईयर पे होता ही है इस तरह से, तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो रॉजर ने कहा ठीक है, हो सकता है कि मैं लेट नाइट आऊँ, तुम सो जाना, मैं आकर घर में तुमसे बाद में मिल लूँगा। मार्लिन ने कहा ठीक है। मार्लिन चली गई। अभी वहाँ बैठ के जुआ वगैरह खेलने लगे, कुछ शराब वगैरह भी सर्व हो गई। वैसे तो रॉजर को याद था कि शराब नहीं पीनी है, लेकिन चलो भाई न्यू ईयर पे सारे ही पीते हैं, हम भी पी लेते हैं। उन्होंने शराब थोड़ी बहुत पी ली। उसके बाद उनको होश नहीं रहा। सवेरे तक के वो उसी टेबल पर थे, बल्कि सवेरे तक के वो बेहोश पड़े हुए थे। बाद में सवेरे जब उनको थोड़ा सा होश वगैरह कुछ आया, उठे, चेहरे पर पानी वगैरह मारा, देखा तो सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। अपनी कार ली, अपने घर आए, मार्लिन से माफ़ी मांगी, कहा कि भाई मैंने गलती से वहाँ शराब पी ली थी, तो मेरे दिमाग पर इस तरह का इफेक्ट हो गया था। तभी उनको पुलिस स्टेशन से कॉल आया। वो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो बताया गया कि उनको मुड्रोज की डेथ हो गई है, उसको किसी ने जहर दिया है, अपने घर में मरा हुआ वो पाया गया है। अब रॉजर परेशान हो गए, क्योंकि ये तो तय था कि मुड्रोज को जहर घर पे नहीं दिया गया, घर पे तो अकेले रहता था, और खुद तो जहर वो खाएगा नहीं जिस तरह का वो आदमी था। इसका मतलब है कि पार्टी में उसको किसी ने जहर दिया है। रॉजर को सीधा सीधा शक मैथिसन पे ही हुआ, क्योंकि मैथिसन मुड्रोज को अपने ज़िंदगी से हटाना चाहता था। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, पार्टी में था, जहर दे दिया होगा, लेकिन सबूत उसके पास में ही नहीं थे। तब उनको याद आया कि पॉल्टन तो उसी पार्टी में थे, बैठे हुए थे और सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो मुड्रोज के साथ कौन कौन बैठा हुआ था, क्योंकि मुड्रोज की दोस्ती तो किसी से थे नहीं, बहुत कम लोग बैठे होंगे उनके साथ में। तो मुड्रोज के साथ कौन बैठा था, इस बात का अगर पता चल जाए तो जहर किसने दिया था ये पता चल जाएगा। तो उन्होंने जाके पॉल्टन से कंसल्ट किया, उसको बताया कि ये मामला है, तुम वहाँ से बैठ के देख रहे थे, याद करने की कोशिश करो कि मुड्रोज के साथ कौन था, और जो था उसका स्केच बना कर दो। तो उस पर पॉल्टन ने कहा कि मैंने वहाँ शराब वगैरह तो नहीं पी थी, और मैंने किसी से ज़्यादा मिला भी नहीं था, वो पार्टी में आना ही नहीं चाहता था, मुझे इन्वाइट कर दिया गया, शहर में रहना है तो करना पड़ता है, तो मैं वहाँ चला आया था, लेकिन मेरा ख्याल उस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं बैठ के उस गैम्बलिंग टेबल को ही देख रहा था। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ कौन है, और आपको स्केच बना कर देता हूँ। उसने स्केच बनाए, कुछ 2 दिन का वक्त लगाया, स्केच लाकर उन्होंने रॉजर को दे दिए, और रॉजर के होश फना हो गए, क्योंकि मुड्रोज का तो फेस दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जो शख्स पीठ किए हुए बैठा हुआ था मुड्रोज की तरफ चेहरा करके, वो रॉजर ही थे, क्योंकि वो अपनी ओवरकोट को साफ पहचान गए थे। तो इसका मतलब ये था कि शराब के नशे में, और कुछ वो मार्लिन के बारे में जो बातचीत उसने पेपर में वगैरह कुछ पब्लिश करवाई थी, उससे नाराज़ होकर रॉजर ने ही उनकी जेब में जो जहर था उसका इस्तेमाल करके मुड्रोज की जान ले ली है। अब ये बड़ी परेशानी हो गई, क्या किया जाए, क्योंकि कानून के हिसाब से उनको तो सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये इंसाफ होगा, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था कि उन्होंने ये सारा कुछ किया है। जब वो ऐसी परेशानी में आ जाते तो वो जाके साइमन से मिलते। तो वो जाके साइमन से मिले। साइमन ने कहा कि उनसे सारी बातें सुन ली। उन्होंने कहा कि देखो, ये बारे में मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, मगर उन्होंने कुछ एक बात उनको सजेस्ट कर दी, और उनसे कहा कि अब तुम जाके जो हमारे पुराने एनालिसिस थे, जो अब रिटायर्ड हो गए, विलियम, उनसे मिल लो। तो रॉजर विलियम से मिलने के लिए गए। विलियम अपने घर में बैठे हुए थे, रॉजर को देखा, उन्होंने कॉफ़ी बनाई, एक मग उसके सामने में रखा, एक अपने सामने रखा। बोलो भाई रॉजर क्या बात है। तो उस पर रॉजर ने कहा कि विलियम साहब, आपने और तो सारी बातें मुझे बताई, पर एक बात नहीं बताई थी, वो ये कि आप जब रिटायर्ड हुए थे तब आपका एक एक्सीडेंट हुआ था। ये मुझे अब साइमन से अब पता चला है, पहले मुझे भी नहीं पता था। तो आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में आपको काफ़ी चोटें आई थी, बाद में आपको मेडिकली अनफिट कर दिया गया था, आप रिटायर्ड हो गए थे। आपका एक्सीडेंट जो हुआ था वो मुड्रोज की वजह से हुआ था, उसने जानबूझ के नहीं किया था, कुछ नशे में था, कार से आपको टक्कर मार दी। लेकिन बाद में उसने एक झूठी एलिबाई भी तैयार कर ली कि वो उस कार में था ही नहीं, कोई और चला रहा था, कोई एक मामूली सा उसका कोई ड्राइवर वगैरह था, उसको कुछ मामूली सज़ा हुई 8-10 महीने की, वो जेल काट कर वापस आया,
मुडरोच ने उसको पैसे दिए, वो शहर छोड़ के चला गया। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये काम मुडरोच ने किया है। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पुलिस सोर्सेज में बातचीत भी की, लेकिन मुडरोच के खिलाफ कोई गवाही नहीं थी। आप कुछ कहते भी तो कुछ नहीं होता। आपको रिटायर्ड होना पड़ा उसके बाद में। और उस दिन जब आप न्यू ईयर की पार्टी में आए थे, आपने मुडरोच को देखा, तो आपने उसी का फ़ायदा उठाकर उसकी जान ली। जान इसलिए ली क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता था कि मेरी जेब में जहर की बोतल, दरअसल मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई थी। वो बोतल लेकर मैं आया था, मेरे ओवरकोट में थी। मैं आपके पास में आया, आपसे बातचीत की, आपसे कहा कि भाई ये जहर मैं वहाँ से सीज करके लाया हूँ और ये पार्टी में भी आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, हेडक्वार्टर जाऊँ भी या नहीं जाऊँ। तो तब तुमने सजेस्ट किया था कि हेडक्वार्टर जाके अभी क्या करोगे, जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो भी तो न्यू ईयर के लिए कहीं बाहर गया होगा, और ये ऐसे कौन सा काम है जो कल नहीं हो सकता है, कल भी हो जाएगा। तो सिर्फ आप जानते थे कि मेरे पास में वो जहर था और कोई नहीं। मैं नशे में था, ओवरकोट टंगाए हुए था, आपने उस ओवरकोट को पहन लिया और जहर उसको दे दिया और उसकी मौत हो गई। तो उस पर साइमन ने कहा कि पहली बात तुम्हारी ठीक है कि उस ओवरकोट को मैंने पहन के उसको जहर दिया और इसलिए उसकी जान ली कि उसकी वजह से मुझे ये सारे रिटायरमेंट वगैरह को लेना पड़ा। मैंने उस कोट को इसलिए भी पहना था कि मैं जानता था कि आगे पीछे तुम कभी ना कभी पॉल्टन की मदद तो लोगे ही, और जब पॉल्टन इस तरह से वो स्केच बना कर देगा और तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम ही थे जिसने उसको जहर दिया है, तो शायद तुम इस तफ्तीश को वहीं पे रोक दोगे, वो आगे नहीं बढ़ेगी। मगर अब तफ्तीश को तुम यहाँ तक ले आए हो। जाहिर सी बात है कि इस बात का जिक्र पब्लिक में भी होगा और बहुत सारी वो बातें होंगी जो बाहर आएगी इस केस के दौरान, जो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना हो। उन्होंने रॉजर के सामने रखा हुआ कॉफ़ी का मग खुद उठा लिया, उसको पीने लगे। तो रॉजर ने कहा कि आपने कहीं ये पढ़ रखा है ना कि इस तरह से कॉफ़ी एक्सचेंज करने से दोस्ती बढ़ती है, लेकिन हमारे आपके बीच में दोस्ती नहीं हो सकती है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, पूरी बात तुम नहीं जानते। तुम जो पॉल्टन के बारे में सोचते हो कि वो मार्लिन में इंटरेस्टेड था, वो मार्लिन का सिर्फ एक टीचर भर है। मार्लिन में इंटरेस्टेड मैं था और मैं मार्लिन से शादी करना भी चाहता था, लेकिन फिर वो एक्सीडेंट हो गया जिसका जिम्मेदार की मुडरोच था। मेडिकली मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, बल्कि ये बता दिया गया कि शादी तो भले ही मैं कर लूँ, लेकिन वाइफ को अपने वो खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा जिसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मार्लिन को मैंने मना कर दिया, उससे ये भी कह दिया कि इस बात का जिक्र वो कभी किसी और से ना करे। अब एक तो मुडरोच ने इस चीज़ को लेके मार्लिन का हंगामा मचाया, हालांकि उसको नहीं पता था कि इस मामले में मैं इन्वॉल्व हूँ। उसको वो पॉल्टन से इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन उसकी चोट मुझे भी लग रही थी कि अच्छी लड़की उसको बदनाम कर रहा है। दूसरा, उस दिन मैंने उस इवेंट में देखा कि तुम और मार्लिन वहाँ बैठे हैं। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद तुम्हारी जगह मैं ही रहा होता, मेरी ज़िंदगी इस तरह से रहती, ऐसे अकेले अकेले में ज़िंदगी नहीं काट रहा होता। तो तब मैंने कुछ शराब के नशे में आकर तुम्हारे कोट का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैंने देखा तुम बेहोश थे, तो वो इस्तेमाल करके मैंने मुडरोच की जान ले ली है। लेकिन इस केस को अब तुम क्लोज कर सकते हो। उसकी वजह है कि तुम्हारे कॉफ़ी में मैंने पहले जहर मिलाया था, ये सोचकर कि अगर तुम नहीं रहोगे तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने उस कॉफ़ी के मग को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हारी जान लेने से कुछ नहीं होगा। मेरा इस दुनिया से जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्लिन खुश रह पाएगी। तो मेरे खातिर और मार्लिन के खातिर कम से कम इस मामले को एक एक्सीडेंट बता के ही ख़त्म कर देना, और जो मुडरोच की फ़ाइल है उसको इस तरह से बंद करवा देना। और उसके बाद में फिर उनकी मौत हो गई। रॉजर ने उनकी बात को माना, क्योंकि साइमन ने अपनी ट्रेनिंग में उनको सिखाया था कि इंसाफ होना चाहिए, कानून को फॉलो करने से नहीं होता। अगर वो कानून को फॉलो करते तो नतीजा ये निकलता कि मार्लिन बेकारी बदनाम हो जाती। तो खैर उन्होंने उस बात को वहीं ख़त्म किया और फिर उसको एक्सीडेंटल मौत बताकर उस मामले को रफा दफा कर दिया। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रख के उनके जवाब आपको देता हूँ।